जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बृहत्तम कोशिका कौन सा है? स्नायु कोशिका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कूलम्ब नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम और फैराडे का नियम। बताइए यहाँ पर दो नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विद्युत अपघटन में कौन सी नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तीन नंबर प्रश्न है आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आवेश का, करंट का, ऊर्जा का और पावर का। बताइए यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो यह ऊर्जा का इकाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र कौन सा होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, m(t)⁻2 इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा समय। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक लड़की, यहाँ पर लकड़ी हो गया है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य होगा। बताइए पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एक लड़की है जो कि झूले पर झूल रही है, पहले बैठी है और बाद में इस पर अगर खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो घट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20% और 10%। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यूरिया में नाइट्रोजन कितनी मात्रा होती है? तो ये 46% होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है? तो 78। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 8 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 4 केल्विन पर और 0 केल्विन पर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4 केल्विन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेथनॉल को कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि मेथनॉल को क्या कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वुड एल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितना बढ़ाना होगा? यानी आप घड़ी में लोलक एक देखे होंगे, अगर इसका समय को बढ़ाना है दुगुना, तो अगर सपोज ये धागे से बना हुआ है तो धागे की लंबाई में कितना परिवर्तन करना होगा? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अगर साधारण लोला का समय में दुगुना करना है तो उसका जो धागा है उसको चारगुनी करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की वेग बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये साबित होता है कि अगर वायु जितना ही गर्म रहेगा उसमें ध्वनि का गति तीव्र गति से बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 mm, सी वायुमंडलीय दाब और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर मानक दाब क्या है? तो पारे का 760 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने
कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य पहले की अपेक्षा घट जाती है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन सी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, कोई नहीं। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है। तो अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है तो ये समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये समुद्री यात्री जितना होता है वो अपना दिशा देखने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या होता है। हीलियम होता है, यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, अल्फा कौन होता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य में कैसा क्रिया होता है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यकृत, गुर्दा, पेट और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है। एक नंबर पर यकृत होता है और 2 नंबर पर अग्नाशय होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि नेत्र गोलक के किस सेट द्वारा चालित होता है। 4 मांसपेशियों के द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा, 8 मांसपेशियों के द्वारा, 10 मांसपेशियों के द्वारा। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो नेत्र जो गोलक होता है वो कितने मांसपेशियों के द्वारा सेट किया गया रहता है। तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। यहाँ पर ऐसा तत्व के नाम बताना है जो सभी अम्लों में लगभग पाया जाता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और गंधक। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो हाइड्रोजन है, लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का लाभ का, प्रोटॉनों का लाभ का, प्रोटॉनों की हानि का और इलेक्ट्रॉनों की हानि का। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की हानि का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। अम्ल का स्वाद होता है मीठा, खट्टा, तीखा और नमकीन। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ये खट्टा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, तीव्रता का, समय का और वेग का। बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का इकाई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1 जूल बराबर कितना होता है। 10 के पावर 7 अर्घ, 10 के पावर 5 अर्घ, 10 के पावर 2 अर्घ और 10 के पावर 12 अर्घ। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
25वां प्रश्न है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतराग्रहित अंतरिक्ष में और किसी घर्षणहीन सतह पर। कहाँ पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। स्वतंत्र गिरने की अवस्था में इसमें भार शून्य नहीं होता है। अंतराग्रहित अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है और किसी घर्षणहीन सतह पर भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायु घर्षण के कारण, संयता के कारण, व्यतिकरण के कारण। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक घट जाता है, यानी वो और तीव्र गति से पिघलने लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? टेरिलीन, सूती कपड़ा, नायलॉन और पॉलिस्टर। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, यानी सबसे लेट से उसमें आग पकड़ता है, इनमें से कौन सा है? तो सूती कपड़ा में बहुत ही लेट से आग पकड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? पीवीसी का, सिलिकॉन का, टेफ्लॉन का और ग्रेफाइट का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसका परत होता है? तो टेफ्लॉन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ब्रोमीन, सोना, तांबा और पारा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन सा धातु है जो कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो सोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ़ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, अशुद्ध जल को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है? तो D2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड AN2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस और पोटास। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र होता है NaHCO3। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता है? इस्पात से, वायु से, निर्वात से और पानी से। बताइए यहाँ पर किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो निर्वात से नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है बीएन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा और रमन प्रभाव द्वारा। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
36वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ना, हृदय से रक्त को लाना, और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शरीर में धमनी का क्या कार्य होता है। तो जो धमनी होता है ये शुद्ध रक्त का संचरण करता है। तो हृदय से रक्त को लाना, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में लेकर धमनी ले जाता है, इसका मुख्य कारण होता है। शुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है, तो धमनी, और अशुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है, तो शीरा। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में और परमाणु द्रव्यमान इकाई में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम तापमान नहीं ले जा सकते हैं। सबसे नीचे तापमान हम कितना लेके जा सकते हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से टोटल हम 38 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।